हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो होने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इस पे सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। तो इसका पार्ट 1 यहाँ पर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है MPPSC, UPPSC, RO, ARO और जितने भी स्टेट PCS एग्जाम्स के ऊपर है उस पर। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर सारे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर लेना। ये जो 2 पार्ट के जो वीडियोस आएंगे इसमें सारे क्वेश्चन कवर अप रहेंगे और इनमें से पूरे चांसेस है स्टेट PCS के पेपर में एक क्वेश्चन आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वर सपोर्टेड बाय। ऑप्शन आ दादाभाई नौरोजी, MG रनाडे, RC दत्त या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि जो मॉडरेट्स उनको लगने लग गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब ये सारे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो सारा जितने भी सेटलमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, मतलब रेवेन्यू के फॉर्म में सारा जो हमारा जितना भी गोल्ड है, रेवेन्यू है, मटीरियल है, जितना भी वेल्थ है वो सारा ड्रेन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था दादाभाई नौरोजी ने, MG रनाडे ने, RC दत्त ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from as early as 1st century BC, the ancient port of Muzares has acted as a focal point for external trade. It is located in the present state of मुजरस। कहाँ पर है? तो ऑप्शन था गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला के अंदर। अभी रिसेंटली ये जो पोर्ट है मुजरस, ये पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आ, गांधी जी वॉज 2 times इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलगाम और नागपुर। सेकेंड है, वैकोम सत्याग्रह वर सत्याग्रह इन त्रावणकोर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन है, इन इंडिया फ्लैग सत्याग्रह इज अ कैंपेन ऑफ अ पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट दैट फोकस्ड ऑन एक्सरसाइजिंग द राइट एंड फ्रीडम टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग। और ऑप्शन डी इज बित्तल भाई पटेल इलेक्टेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1925। तो इसका करेक्ट आंसर हमें देना है। अगर आपने ऑप्शंस पढ़ा होना तो पहला ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ये टाइम सेविंग है। अगर आपको आगे इन चारों के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप लॉजिकली लगा सकते हैं, क्योंकि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज गांधी जी वॉज 2 times INC के प्रेसिडेंट रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलगाम और नागपुर, जबकि ये गलत है। गांधी जी केवल एक टाइम चेयरपर्सन रहे INC के, वो भी 1924 में बेलगाम जब कॉन्फ्रेंस हुआ था INC इंटरनेशनल कांग्रेस का, उसमें प्रेसिडेंट रहे केवल 1 time। अगर आपको ये फैक्ट पता है ना तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स यू गॉट योर इनकरेक्ट। अब एक से ज़्यादा तो इनकरेक्ट है नहीं, एक ही इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है। ऐसे थोड़ा लॉजिकली हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज रिलेटेड विद ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? NCM से रिलेटेड है। अब चौरी चौरा इंसिडेंट है क्या? 4 फरवरी 1922 को जो NCM के पार्टिसिपेंट्स थे उनका क्लैश हो गया था पुलिस से। तो उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस जो थे। चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर के अंदर, यूपी में, प्रेजेंट है यूपी में, तो वो जल के मर गए थे। इस इंसिडेंट के बाद से, इस घटना के बाद से महात्मा गांधी जी ने जो हमारा NCM चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसको यहीं स्टॉप करवा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था उनको जब दिख गया था कि वायलेंस हो गया, मतलब अभी भी लोग नहीं समझे कि हमें विदाउट वायलेंस लड़ना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये एक मेजर फैक्टर था, चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड ही NCM से था। इस इंसिडेंट के बाद से फिर NCM मूवमेंट बंद हो गया था। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि 4 फरवरी 1922 को जितने भी NCM के पार्टिसिपेंट्स नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, पुलिस से कोई क्लैश हुआ था, उन्होंने क्या किया, पूरा स्टेशन ही जला दिया। इसमें पुलिसमैन के साथ साथ 3 सिविलियंस भी मारे गए थे, चलकर मर गए थे। तो दिस इंसिडेंट इज़ अ वेरी बैड इंसिडेंट। इसके बाद से बंद कर दिया गया था, NCM बंद कर दिया गया था। फिर बाद में रिवाइव बाद में किया गया था, पर कुछ टाइम पीरियड के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉलेट्स एक्ट। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन 1, अंडर रॉलेट एक्ट government had the authority and power to arrest people and keep them in prisons without any trial if they are suspected with the charge of terrorism. Option 2, the government earned the power to refrain the newspaper from reporting and printing news. Third, the act was ill-famed as Black Act by the people and Indian revolted in protest against the Rowlatt Act. Which of the following statements are correct? Option A 1, option B 2 and 3, option C 3 only और option D 1 2 3। तो इस स्टेटमेंट में रॉलेट एक्ट में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहती है, पावर, वो किसी भी पीपल को अरेस्ट कर सकते हैं केवल और डाल सकते हैं प्रिजन में। ट्रायल भी नहीं होगा, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, जस्ट बिकॉज ऑन द मेयर रीजन ऑफ सस्पेक्शन। सस्पेंशन के रीज़न पे, सस्पेक्शन या सस्पेंशन के रीज़न बोल दो, टेररिज्म या फिर सेडिशन के रीज़न में इनको अंडर डाल सकते थे। दैट इज़ द रॉलेट एक्ट।
और गवर्नमेंट ने ये भी पावर लगा दिया कि न्यूज़पेपर भी रिपोर्ट नहीं होगी, ना ही कोई न्यूज़ प्रिंट होगी। सो दिस इज द रॉलेट एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फेमस नॉवल आनंद मठ स्टोरी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन? काशी रेबिलियन, वहाबी रेबिलियन, सन्यासी रेबिलियन या पागलपंथी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सन्यासी रेबिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? गांधीजी's first public address in India was at Champaran. Second, Gandhiji's first agricultural satyagraha was in Champaran. The first president of All India Trade Union Congress was सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट है वो चूज़ करना है। ऑप्शन है 1 ओनली, 1 2 3, 2 एंड 3 एंड 2 ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 2, केवल सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। इसमें बाद में बताते हैं क्यों। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखा जाए, गांधी जी फर्स्ट पब्लिक एड्रेस इन इंडिया वॉज एट चंपारण। नहीं, गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक एड्रेस था ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फरवरी 1916 में। चंपारण हुआ था 1917 में। तो आपको ये भी थोड़े फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे, कौन से डेट को कब हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में टाइमलाइन को याद करना। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि चंपारण अगर हुआ है 1917 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है, तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक एड्रेस इन इंडिया वॉज एट चंपारण, ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, बट फर्स्ट पूछा है पब्लिक एड्रेस, वो ना होकर के ओपनिंग था, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। सेकेंड इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, गांधी जी फर्स्ट एग्रीकल्चरल सत्याग्रह वो चंपारण में था। थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होकर के लाला लाजपत राय थे। तो ये आपको बताना चाहिए। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। अगर आप सोचते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, नहीं, उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है वन लाइनर के साथ साथ, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्क्राइब्स गांधी जीज एडवेंट एज अ पावरफुल करंट ऑफ फ्रेश एयर? तो इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mahatma Gandhi was a national leader of a great stature. Many of his followers were part of Constituent Assembly. Mahatma Gandhi believed that strengthening village panchayat is a means of effective decentralization. So yet the subject of local government, including panchayat, did not receive adequate importance in the original constitution of 1950. The main reason attributed to this, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। केवल आपको स्टेटमेंट पता है तो आप सारा आपको समझ जाएंगे कि मेन रीज़न क्या था। ऑप्शन था, village panchayat was seen as backward and regressive, mass illiteracy at ground level, especially at village level, extreme localism up to level of villages was seen as a threat to unity and integrity of the nation, और ऑप्शन डी है, गांधीजीज वर आउटनंबर्ड बाय द न्यू लिबरल्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सट्रीम लोकलिज्म अप टू लेवल ऑफ विलेजेस was seen as a threat to unity and integrity of the nation। यानी कि जो टर्मोइल हुआ था ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सट्रीम लोकलिज्म वाज सीन एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले उसको समझते हैं। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बताया कि वॉज अ नेशनल लीडर। उन्होंने हमेशा विलेज पंचायत को स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक जगह अगर सेंटर को स्ट्रेंथ कर दोगे तो पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी, पावर आगे जाएगी ना, और हमें पावर डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। तो उन्होंने पूछा है कि रीज़न क्या था कि येट द सब्जेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडवोकेट इंपॉर्टेंस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मेन रीज़न था कि एक्सट्रीम लोकलिज्म था लेवल ऑफ विलेजेस में। तो उनको लगता था कि थ्रेट टू यूनिटी और इंटीग्रेशन रहेगा अगर इतना ज़्यादा लोकलिज्म आ जाएगा टू द विलेज लेवल, इसलिए इतना ज़्यादा उसको पंचायत लेवल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बट फिर गांधी जी ने इसको बढ़ावा दिया था जस्ट बिकॉज यू नो कि विलेज लेवल पंचायत लेवल सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना है, बस क्वेश्चन के पॉइंट को समझना है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो काफ़ी बड़े होंगे बट बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना, ऑप्शंस देख लोगे तो बहुत ईजी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शंस हैं, इट एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज अ रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट और द मूवमेंट वॉज एन इमेंस सक्सेस। इसमें पूछा नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। इवन इसका आंसर ये होना चाहिए कि मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये याद रख लो, इसमें सारे पॉइंट्स चाहिए। मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। मेनी प्रोमिनेंट मुस्लिम थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को ज्वाइन किया था। दैट इज अब्दुल रसूल, जो फेमस बैरिस्टर थे, लियाकत हुसैन, पॉपुलर एजुटेटर, गजनवी बिजनेसमैन, इन सब ने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो मुस्लिम्स इवन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑन स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह? राइट, तो ऑप्शन आर, it was Gandhiji's first battle of civil disobedience in India.
सेकेंड, राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद अदर्स वॉज अकम्पेनिड गांधी जी इन द मूवमेंट. थर्ड ऑप्शन है द पीजेंट्री ऑन द इंडिगो प्लांटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज एक्सेसिवली ऑप्रेस्ड बाय द यूरोपियन प्लांटर. एंड ऑप्शन ए द मूवमेंट स्प्रेड आउटसाइड बिहार वेरी क्विकली. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. मूवमेंट जो था वो आउटसाइड बिहार स्प्रेड नहीं हुआ था, इट वॉज कन्फाइंड टू द बिहार. तो इसमें क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझना चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था. 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह. इसके बारे में आपको पता है. तो गांधी जी की फर्स्ट बैटल थी सिविल डिसोबीडियंस. चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. और जो बाकी थे वो जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट थे वो एनसीएम से रिलेटेड थे, जबकि चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड थे. तो गांधी जी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद ने भी इनको अकम्पेंड किया था इस मूवमेंट के अंदर. पीजेंट्री जो था ना इंडिगो प्लांटेशन का, वो एक्सेसिवली ऑप्रेस करे थे यूरोपियन प्लांटर्स को. तो वो इंडिगो को लेकर के चंपारण सत्याग्रह हुआ था. ठीक है, ये याद रखना. और मूवमेंट सिर्फ बिहार तक ही कन्फाइंड था, आउटसाइड नहीं हुआ था. तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है. मूवमेंट स्प्रेड आउटसाइड ये गलत है. मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू द बिहार ओनली. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह. सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से करके जाना. ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा, तो वो पूरा अच्छे से करके जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह Mahatma Gandhi reached at the conclusion that the European planters were able to repress cultivators because options are the government was ignoring the matter, they had signed agreement with the planters, they often adopted violent measures to oppose the planters, they did not want to become the part of the national movement. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है. ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि यूरोपियन जो प्लांटर्स है ना वो एबल टू रिप्रेस कल्टिवेटर्स बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज इग्नोरिंग द मैटर. तो अब इसमें मतलब बीच में कौन आएगा, यूरोपियन प्लांटर्स. तो अपनी बात रखिए पार्ट गवर्नमेंट उसमें मतलब गवर्नमेंट इग्नोर करी थी मैटर को. तो वो इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि यूरोपियन प्लांटर्स और एबल टू रिप्रेस कल्टिवेटर्स, वो कल्टिवेटर्स की सुनना चाह रहे हैं बट गवर्नमेंट इस मैटर को इग्नोर करी थी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्वराजिस्ट. स्वराजिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो इसका ये ऑप्शन है, दे फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द फ्रेम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. Second option, they won majority of the elected seats in the Central Legislative Assembly in the election of 1923. They forced the British Indian government successfully to change its policies and they filled the political void at a time when the national movement was recouping its strength. तो इसमें correct statement पूछा है कि which of the following statement is correct about the Swarajists. That is option D. ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. इसके अगर मैं बताऊँ, इन्होंने पहला स्टेटमेंट डाला था, दे फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द फ्रेम. नहीं, ये अगर आईएनसी है तो स्वराजिस्ट इसके अंदर ही वर्क करती है. मतलब अगर ये बड़ा वाला कॉलम आईएनसी है तो स्वराजिस्ट जो है वो इसके अंदर ही थी. मतलब आईएनसी से निकले हुए मेंबर्स ने स्वराजिस्ट पार्टी बनाई थी. तो ये द न्यू कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी. स्वराजिस्ट पार्टी वॉज फंक्शन एज अ ग्रुप विद इन द आईएनसी. इट वन 42 सीट्स आउट ऑफ द 101 इलेक्टेड सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 1923. तो ये भी गलत हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं था. द फोर्स द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. नहीं, स्वराजिस्ट फेल टू चेंज द पॉलिसीज, बट ये था उनको लग गया था कि दे फिल द पॉलिटिकल वॉइड एट अ टाइम कि जब नेशनल मूवमेंट को ज़रूरत है रिकोपिंग इट्स स्ट्रेंथ. तो इसलिए ये सेंट्रल असेंबली में पहली बार आई थी और जनवरी 1930 के अंदर उन्होंने खुद को पार्टिसिपेट किया था. तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द सॉन्ग जन मन गन वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम. लाहौर सेशन, कराची सेशन, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता सेशन. सॉन्ग जो है हमारा जन गन मन जो नेशनल एंथम है वो फर्स्ट सॉन्ग कब किया गया था, 27 दिसंबर 1911 में द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कलकत्ता सेशन 9 का कलकत्ता सेशन होता है 1911 में, तो उसमें इसको पहली बार गाया गया था. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइज ऑफ लेफ्ट विंग इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ऑप्शन आर कांग्रेस सोशलिस्ट लिंक देयर कनेक्शन विद द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल टू गेट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट इशूज. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईएनसी जॉइन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose supported the socialist ideas in the Indian National Congress. Mahatma Gandhi expressed his solidarity with the strategies of the left wing. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड द सोशलिस्ट आइडिया इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. बेसिकली क्या हुआ था कि कांग्रेस सोशलिस्ट डिड नॉट लिंक द कनेक्शन विद द कम्युनिस्ट. वो एक अलग फॉर्म में चल रही थी. गांधी जी अग्रीड ही नहीं करे कि स्ट्रैटेजी के लेफ्ट विंग को लेकर के आईएनसी, बट जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने सपोर्टेड किया था सोशलिस्ट का आइडियाज़ भी आईएनसी के अंदर कि हम ये आइडियाज़ भी डाल सकते हैं जो लेफ्ट विंग को लेकर के राइज हुआ था. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. इतना डीप में नहीं जाना, इसका बस ऑप्शन याद रख लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तगोंग आर्मरी रेड केस वॉज द मोस्ट डेयरिंग रेवोल्यूशनरी एंडोव्यर बाय द यूथ ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. दिस वेल डिवाइज्ड रेड वॉज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वूम अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन. चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. इसमें ऑप्शंस देख लो, सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन,
बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य सेन ने चित्तगोंग आर्मरी रेड लीड किया था। बेसिकली एक बहुत डेयरिंग मूवमेंट था। इन्होंने क्या किया था, सारे यूथ थे, इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को विद द सूर्य सेन कमांडर के अंदर इन्होंने चित्तगोंग आर्मरी, मतलब एक ट्रेन जा रही थी तो उससे चित्तगोंग की तरफ, बांग्लादेश की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने वहाँ से जो है पूरा आर्मरी को जो था वो पूरा कैप्चर कर लिया था। चित्तगोंग आर्मरी एक पूरा ट्रेन जा रही थी तो उन्होंने उसमें सारे वीक आर्मरी थे, वेपन्स थे, आर्मर्स थे, तो उन्होंने इस पूरे को लूट लिया था। तो ये किसकी लीडरशिप में हुआ था, सूर्य सेन की लीडरशिप में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 के अंदर हुआ था। तो ये डेट याद रखनी पड़ेगी आपको, एटलीस्ट सन तो याद रखना पड़ेगा। चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी 1930 के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स की रॉलेट एक्ट कब हुआ, एनसीएम कब हुआ, चोरी चौरा कब हुआ, और ये चित्तगोंग, तो आपको इसके सारे चीज़ें याद होनी चाहिए, सन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांट यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स एट। ऑप्शंस आर चंपारण गुजरात 1917, खेड़ा इन गुजरात 1917, चंपारण इन बिहार 1917, प्रतापगढ़ इन यूपी 1918। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण इन बिहार 1917। तो महात्मा गांधी बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेसिव यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण बिहार में हुआ था 1970। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। वो क्यों हुआ था कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गई थी, तो पीजेंट्स जो लैंड टैक्स नहीं दे पा रहे थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी काफ़ी रोल था। खेड़ा सत्याग्रह जब हुआ था 1918 के अंदर, 1917 के एंड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by 1930 Dr. B.R. Ambedkar had become a leader of national stirrup, championing the cause of the depressed people of the country. He demanded the separate electorates for the depressed classes in which of the round table conferences. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट चलाया था कि हम लोग जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। बट बाद में जो था वो डिमांड जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए हुई थी, बट वो फुलफिल इस तरह से पूरी अच्छी तरह हो नहीं पाई थी। दो ये किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, पूना पैक्ट में। लास्ट में पूना पैक्ट साइन हुआ था, बाद में बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट, आरटीसी में। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड बिकम अ लीडर ऑफ नेशनल स्टैट्यूट चैंपियनिंग द कॉज ऑफ डिप्रेस्ड पीपल ऑफ द कंट्री। तो वाइल प्रेजेंटिंग अ रियल पिक्चर ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीपल, फर्स्ट आरटीसी में उन्होंने डिमांड कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देम, का डिप्रेस क्लासेस के लिए। फिर बाद में 1930 में पूना पैक्ट साइन हो गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले इतने सीट्स दिए जाएंगे डिप्रेस क्लासेस को, तो ये था पूना पैक्ट। तो ये मतलब मांग कब रखी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास के लिए, आरटीसी में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण टेनेंट इन्फॉर्म्स महात्मा गांधी he was bound by law to plant 3 out of every 20 part of his land with indigo for his landlord. This system was called as तिनकथिया रियात दहसला लैंडलॉर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन है तिनकथिया सिस्टम। मतलब ये होता है, चंपारण टेनेंट ने गांधी जी को बोला था कि अगर एक लैंड है तो उसमें से एवरी 3 आउट ऑफ 20, मतलब हर 20th पार्ट में से थर्ड पार्ट यानी कि 1/3 पार्ट में उनको इंडिगो उगाना है। तो इस सिस्टम को तिनकथिया सिस्टम कहते हैं, यानी कि 1/3 पार्ट में आपको 20th पार्ट के अंदर से 1/3 पार्ट में आपको इंडिगो उगाना है। तो दैट मतलब चंपारण सत्याग्रह को एक उसका दूसरा नाम भी तिनकथिया सिस्टम भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन। ऑप्शंस है इंडियन स्टेट्स कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट कमीशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमीशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला गया था साइमन कमीशन को। तो बेसिकली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है, एक ग्रुप था 7 ब्रिटिश मेंबर्स का। ये आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए, इसलिए जो था वो नारा दिया गया था गो साइमन बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, इसलिए दिया गया था क्योंकि एक ग्रुप था 7 ब्रिटिश मेंबर्स का, सारे ही ब्रिटिश थे, कोई इंडियन ही नहीं था, और सारे ब्रिटिश मिलकर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉन एज साइमन कमीशन। तो इसलिए वापस नारे लगाए गए थे गो साइमन बैक, साइमन वापस जाओ। तो दिस इज़ फॉर द रीज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। इट वॉज सेंट टू इंडिया to take the active cooperation of India in the Second World War. Second, it proposed to give dominant status to India after the war. It was accepted by the Indian Muslim League but rejected by the INC. Which of the following statements are correct? Options are 1 और 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. तो इसके आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 करेक्ट है। ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ये आया ही इसलिए था ताकि जब वर्ल्ड वॉर है उसमें इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। दूसरा, इसने ये प्रपोज किया था आफ्टर द वॉर इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा इंडिया के अंदर, कि इंडिया खुद धीरे धीरे फ्री हो सकता है, खुद अपना स्टेटस डोमिनेंट कैप्चर कर सकता है। तीसरा था कि इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट किया था क्रिप्स मिशन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये रट लेना दिमाग में कि दोनों ने ही रिजेक्ट किया था।
इवन क्रिप्स मिशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये मतलब मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया था और आईएनसी ने भी रिजेक्ट किया था क्रिप्स मिशन को, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉलेट एक्ट जो 1919 के अंदर था। इट enables the government to suspend the right of habeas corpus और it was opposed by every single Indian member of the Central Legislative Council. Which of the following statements are correct? One only, two only, both one and two, या फिर कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है रोलेट एक्ट 1919 को लेकर के। तो ये बेसिकली एक ब्लैक एक्ट इसलिए बोला जाता है, इसमें गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब कोर्ट नहीं जा सकते, प्रेस नहीं कर सकते, किसी को भी उठा के ट्रायल विदाउट ट्रायल जो है प्रिजन कर दिया जाएगा, कैदी में डाल दिया जाएगा, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी। बहुत सारे रोलेट एक्ट में नियम थे, तो उसको सबने अपोज किया था, जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स थे, हर इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस विद इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉन कॉर्पोरेशन NCM was started by Mahatma Gandhi on August 1, 1920. Bal Gangadhar Tilak died on August 1, 1920. Congress special session of 1920 was organized under the presidentship of Bipin Chandrapal. Which of the following statements are incorrect? उसमें ऑप्शन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा सारे गलत है, या फिर ऑप्शन डी तीसरा गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा गलत है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अगस्त 1920 में। बाल गंगाधर तिलक की जो डेथ है ना, वो भी अगस्त में 1920 में हो गई थी। कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन 1920 का, वो प्रेसिडेंट बिपिन चंद्रपाल के में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लखनऊ पैक्ट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? मुस्लिम शुड बी गिवन 2/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ मुस्लिम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर शुड बी लेड डाउन प्रोविंस बाय प्रोविंस, एंड द सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स शुड बी पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट फ्रॉम द इंडियन फंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 1, 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मुस्लिम शुड बी गिवन 2/3 रिप्रेजेंटेशन, नहीं 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था। तो मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में वो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नंबर्स जो थे मुस्लिम के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो प्रोविंस बाय प्रोविंस होंगे। सैलरी जो दे रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को, अब वो इंडियन फंड से ना जा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, ब्रिटिश ट्रेजरी से जाएगी, ना कि इंडियन फंड से जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बस पहला स्टेटमेंट गलत है कि मुस्लिम को 2/3 रिप्रेजेंटेशन ही 1/3 रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पॉइंट छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ना, वो याद होने चाहिए कि मुस्लिम को 2/3 रिप्रेजेंटेशन ही 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिला था। पूना पैक्ट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब डिस्कस हुए थे, मिले थे नहीं मिले थे, लखनऊ पैक्ट क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट। बोथ द मॉडरेट्स एंड मिलिटेंट nationalists cooperated during the course of the movement. The day of partition was declared as a day of national mourning throughout the country, and Rabindranath Tagore composed a national song Amar Sonar Bangla for the movement. Which of the following statements are correct? 1 only, 1 and 2, 1 and 3, या फिर सारे सही हैं? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी 1 and 3 सही है। क्यों? बिकॉज बोथ द मॉडरेट्स एंड मिलिटेंट नेशनल्स कोऑपरेट, दोनों ने कोऑपरेट किया था एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट को लेकर के। तीसरा इसलिए सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला जो नेशनल सॉन्ग था वो इसी मूवमेंट में लिखा था, कंपोज किया था। पर दूसरा गलत क्यों है? डे ऑफ पार्टीशन जो था वो डिक्लेयर नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द कंट्री, नहीं थ्रू आउट द बंगाल। बस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझने हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो डे ऑफ पार्टीशन जो था डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे थ्रू आउट द बंगाल, थ्रू आउट द कंट्री नहीं था, क्योंकि एंटी पार्टीशन एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट नहीं बना था, केवल ये बंगाल में ही हाईली एक्टिव था। तो ये याद रखना है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। Independence for India within the British Commonwealth, separate electorates for different communities of fundamental rights. Which of the following provision was mentioned in the Nehru report? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and option D 3 only. Correct answer है 1 and 3, option 1 and 3. बिकॉज नेहरू रिपोर्ट में इंडिपेंडेंस दिया गया था इंडिया को विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और फंडामेंटल राइट्स भी थे, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए कभी बात नहीं करी गई थी। ऑलवेज हमेशा रिजेक्ट किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के। तभी जब फर्स्ट आरटीसी में बात हुई थी बी आर अम्बेडकर ने, जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स किया था, उसके बाद पूना पैक्ट साइन हो गया था, गांधी जी ने साइन किया था बी आर अम्बेडकर के साथ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं लिखवाओ, जो डिप्रेस क्लासेस है उनको एक अलग से मेजॉरिटी सीट्स दी जाएगी, वो उसमें लड़ेंगे। तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट्स कभी था ही नहीं, हर बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया। तो याद रख लेना किसी भी रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा ही नहीं। तो ये हिंट है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें अगर ऐसा हो, कोई रिपोर्ट में पूछा जाए आपको नहीं पता हो, तो याद रखो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। It was confined to Bengal and it promoted the establishment of national education institutes. Which of the following statements are correct? 1, 2 and both 1 and 2, and उसका आंसर
पता लगे क्या होगा, ऑप्शन सी है, बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनल पार्टीज, हिंदू महासभा, सिख लीग और इंडियन मुस्लिम लीग, विच ऑफ द अबव पार्टीज सपोर्टेड द वॉर प्रिजनर्स ऑफ INA इंडियन नेशनल आर्मी अगेंस्ट देयर ट्रायल, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। सारे ही ऑप्शन सही हैं, सब ने सपोर्ट किया था वॉर प्रिजनर्स को, इंडियन नेशनल आर्मी को। हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट किया था ट्रायल्स के लिए, वो मतलब वॉर ऑफ प्रिजनर्स के लिए कि इनका ट्रायल होना चाहिए। सिख लीग ने भी किया था, इंडियन मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स आल्सो नॉन एज INA ट्रायल्स, डेड फॉर ट्रायल भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंडियन कोर्ट मार्शल हुआ था नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच में। वो नंबर ऑफ ऑफिसर जो INA में थे जिन पे चार्जेस लगाए गए थे ट्रेजन, टॉर्चर, मर्डर, एडिंग और अबेटिंग मर्डर का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मेनी अदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स ऑफिसर अक्यूज दिस इंडियन नेशनल आर्मी जो लड़ी थी आज़ाद हिंद फौज के साथ, बट इन लोगों ने सपोर्ट किया था कि इनको डायरेक्टली कोई सज़ा नहीं दी थी, इनका पहले ट्रायल होना चाहिए। तो सब ने सपोर्ट किया था रेड फॉर INA ट्रायल्स के लिए। 1945 में होता है, नवंबर 1945 में, याद रख लेना। जो INA ट्रायल्स हुए थे, अगर आपको पूछा जाए तो 1945 नवंबर में याद रख लेना, एट द एंड ऑफ द शुरू हो गया था। सब ने सपोर्ट किया था, इंडियन लीग हो, मुस्लिम लीग हो, INC हो, हिंदू महासभा हो, सिख लीग हो, सब ने इसको सपोर्ट किया था INA ट्रायल्स को कि पहले इन पर डायरेक्टली आप ट्रेजरी और मर्डर का केस नहीं लगा सकते, पहले इनका ट्रायल होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थे फर्स्ट 30 क्वेश्चंस पूरे स्लाइड के। नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 40-50 क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट 2 में। दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 2 में, तो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, वेदर चाहे वो सारे मूवमेंट जो कैबिनेट मिशन हो, पार्टीशन हो, क्रिप्स मिशन हो, मॉलिमेंटल रिफॉर्म्स हो, सारे चार्टर एक्ट्स हो, सारे एक्ट नेक्स्ट वीडियो में पूरे कवर होंगे। तो ये पूरा जो जितना भी वीडियो है ना 1 to 30 का लेकर के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख लेना। ये पार्ट 1 है और ये पक्का कोई ना कोई किसी ना किसी पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस। तो जितना हो सके इन क्वेश्चंस को याद कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।